आर्किटेक्ट का एक काम ये भी है टू एजुकेट पीपल, टू अपलिफ्ट सोसाइटी, टू अपलिफ्ट लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल। वो कैसे करता है आर्किटेक्ट? क्योंकि वो टाइम था ट्रांजिशन का, आर्किटेक्चर डेवलप हो रहा था, लोग अवेयरनेस बढ़ रही थी, तो हर काइंड की बिल्डिंग हमें करने को मिली जो कभी लखनऊ में नहीं बनी, वो फर्स्ट टाइम हमको करने को मिल रही है। मेरे फादर ने शायद नोटिस किया मेरा कंसंट्रेशन पढ़ाई के वक्त बहुत ज़्यादा होता था, मुझे किसी की आवाज़ नहीं सुनाई पड़ती थी। कहा आर्किटेक्चर पढ़ दो, ये लड़कियों के लिए अच्छा होता है, बाकी मुझे नहीं मालूम था आर्किटेक्चर क्या है। इस तरीके से बना सकते कि घर में बैठ के ही लगे कि आप नेचर के साथ रह रहे हैं और चिड़ियों की आवाज़ सुन रहे हैं। मैम हम लोग शुरू से शुरू करते हैं। हमें अपने बचपन वाले घर में ले चल गए। बहुत बहुत खूबसूरत यादें हैं मुझे मेरे बचपन के घर की। मैं एक ज़मींदारी फैमिली को बिलोंग करती हूँ, तो हमारा जो घर है वो पीस ऑफ आर्किटेक्चर है। राजस्थान स्टाइल में बना हुआ घर है और मेरे फादर ने ज़मींदारी के बाद में एग्रीकल्चर को फॉलो किया और उन्हें बच्चों को, वो खुद इंजीनियर बनना चाहते थे, नहीं बन पाए चूँकि पार्टीशन हुआ प्रॉपर्टी का। तब पर उन्होंने अपने सब बच्चों को हाई एजुकेशन देने की कोशिश की और वो बिलीव करते थे कि अगर कोई ग्रेजुएट नहीं हुआ तो आगे के टाइम में वो किसानी भी नहीं कर पाएगा। लड़कियों को पढ़ाने के लिए उनका बहुत ज़्यादा रुझाव था। मीरापुर में, जहाँ को मैं बिलोंग करती हूँ, मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पर कोई गर्ल्स स्कूल नहीं था, ना ही कोई बॉयज़ स्कूल था। उन्होंने अपने ही घर के 5-6 बच्चे बिठा करके गर्ल्स और बॉयज़ स्कूल शुरू कराए थे। उस वक़्त एक आना चंदा भी मुश्किल से मिलता था कि आप घंटा भर बैठिए तो एक आना चंदा का मिल के आता था। तो वहाँ से उन्होंने सोसाइटी के लिए भी हेल्प की और अपने घर में पर्टिकुलर थे कि सबको पढ़ना चाहिए। मीरापुर एक स्मॉल टाउन है मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ को मैं बिलोंग करती हूँ। और एजुकेशन के लिए वहाँ अवेयरनेस बहुत है हर फैमिली में, नॉट इन माय फैमिली, हर फैमिली में, क्योंकि अगर वहाँ अच्छे स्कूल नहीं थे तो वहाँ के बच्चे देहरादून पढ़ने जाते थे हॉस्टल। तो मैं जब मेरे फादर ने शायद नोटिस किया मेरा कंसंट्रेशन पढ़ाई के वक्त बहुत ज़्यादा होता था, मुझे किसी की आवाज़ नहीं सुनाई पड़ती थी, तो उन्होंने ये जज किया कि मैं इंजीनियर बन सकती हूँ। मुझे इंजीनियरिंग के टेस्ट करवाए, कहा आर्किटेक्चर भर दो, ये लड़कियों के लिए अच्छा होता है, बाकी मुझे नहीं मालूम था आर्किटेक्चर क्या है। तो मैं आर्किटेक्चर करने के लिए रुड़की गई, लेकिन उसके पहले भी ये जिक्र होता था कि क्या लड़कियों को पढ़ाना चाहिए इतना ज़्यादा कि नहीं पढ़ाना चाहिए, क्योंकि प्रोफेशनल कोर्स में फ़ीस भी ज़्यादा लगती है, उतने में दहेज बन सकता है। लड़की की उम्र 5 साल का मिनिमम कोर्स है, तो उस हिसाब से 17 मिनिमम एज टू एंटर, तो 22 इयर्स, और उतना ही पढ़ा लिखा लड़का चाहिए। ये 3 उस पर मेरी मदर नानी जब बात कर रही थी तो मेरे फादर ने सुना और मेरे कंधे पर हाथ रख के मुझे, वहाँ पर लेडीज सेक्शन और जेंट्स सेक्शन है उस घर में, वो जैसे मैंने बताया राजस्थानी स्टाइल में बना हुआ है, तो मुझे वहाँ ले गए कि तुम्हें मदर की और नानी की बात नहीं सुननी है, पढ़ने जाना है तो पढ़ने जाना है। और मैं जब गई पढ़ने के लिए तो नई चीज़ थी, चूँकि अभी तक कोई गया ही नहीं था पढ़ने के लिए, तो मेरी नानी वगैरह पूछती थी भाई वहाँ कौन पढ़ाता है, क्या वहाँ आदमी पढ़ाते हैं कि लेडीज़ पढ़ाते हैं, चूँकि गर्ल्स स्कूल था तो गर्ल्स टीचर थी, बॉय स्कूल था तो बॉय टीचर थे, इतना ही एक्सपोजर था स्कूल के बारे में। तो अब लड़की पढ़ने जा रही है लेकिन वहाँ आदमी भी पढ़ाते हैं, ये भी वो पूछती थी। कैसे रहती हो हॉस्टल में, क्या तुम्हें साधन मिलते हैं, उनके लिए सब नया एक्सपोजर था मेरे जाने के बाद। तो अच्छा लगता था कि बाकायदा मैं जब रुड़की से आती तो ग्रुप बन के बैठता था मुझसे सवाल जवाब करने के लिए। और बाकी तो वो जब मैं एक दफ़ा पढ़ने रुड़की चली गई तब मुझे आर्किटेक्चर के मतलब भी समझ में आने लगे और इंटरेस्ट भी आने लगा। इसमें थोड़ा सा हम लोग पहले चलेंगे। तो आपने, जैसे हमारी बात हो रही थी कि वो जो पापा ने दादी को देख करके कैसे इंस्पायर हुए पढ़ने के लिए, वो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेरे को ये भी लगता है कि मेरे फादर इतना ज़्यादा लड़कियों की पढ़ाई के लिए क्यों कंसर्न थे, क्योंकि उनकी मदर 17 की एज पे विडो हो गई थी और उन्होंने अकेले मेरे फादर को संभाला और उनको खुद मीरापुर में रह के हापुड़ में उनको पढ़ने भेजा। शी वॉज अवेयर ऑफ इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन।
तो उन्होंने मतलब एक ही औलाद, उसको भी वो दूर रख के पढ़ा रही थी उस टाइम में, ताकि वो पढ़ लिख पाए। लेकिन उनकी जो उन्होंने जो प्रॉब्लम्स देखी होंगी, वो मेरे फादर ने महसूस की होंगी कि अगर लेडी को काम करे या किसी पढ़ी लिखी हो, तो उसका लाइफ़स्टाइल बेटर हो सकता था, और बेटर चैलेंज और अच्छे से और बेटर तरीके से एक्सेप्ट कर सकते थे चैलेंज को। तो इसलिए उनका था, और उन्होंने मुझे कहा भी कि मैं इसलिए पढ़ाना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि कोई लड़कियों के आगे चैलेंज आए लाइफ में और वो उसे फेस ना कर पाएँ। वो एबल होने चाहिए कि कोई चैलेंज लाइफ में फेस कर सकें। और वो पढ़ कर के ही सॉल्व होगा। पढ़ना सबसे, पढ़ाई के बगैर, मतलब उनका कहना था, जैसे मैंने कहा कि किसानी भी नहीं कर पाएगा अगर ग्रेजुएट नहीं हुआ। जब मेरे भाइयों की शादी की बात हुई तो उनकी सिर्फ एक डिमांड थी, कोई उनको दहेज नहीं चाहिए था, कोई कोई बढ़िया शादी नहीं चाहिए थी, सिर्फ लड़की ग्रेजुएट चाहिए थी। और मेरी सारी भाभियाँ ग्रेजुएट आईं। तो उस वक्त के टाइम में ग्रेजुएट होकर के आना एक अपने में था, क्योंकि अगर ग्रेजुएट वाइफ है, मतलब घर में गृहिणी हाउस ग्रेजुएट है, तो पूरी फैमिली का जो आगे डेवलपमेंट होना है वो बहुत अच्छा होता है। और ये 70 साल पहले आपके फादर सोच रहे थे। हाँ हाँ, यस। 50 साल मेरे को पढ़े ही हो गया, 55 साल। जी जी 5 साल मुझे रुड़की में भी लगा पढ़ने के लिए। जी। तो 60 इयर्स, और उससे भी पहले मेरी दादी सोच रही थी कि उनको कैसे पढ़ाना और चाहिए। वो भी मुजफ्फरनगर में। मुजफ्फरनगर में। मतलब हाँ कितनी अवेयरनेस की, कितना मतलब अच्छा लेवल था कि उससे कि हाँ, जी उन्होंने मेरे भाइयों लोगों को भी मेरठ कॉलेज बॉयज़ का बहुत मशहूर होता था, उसमें पढ़ने के लिए भेजा। एक भाई को देहरादून पढ़ने भेजा। मतलब उनका जो मेन अर्निंग कहीं खर्च हुई तो वो मेनली एजुकेशन पर। वो कभी खुद ना घूमने जा पाए। जब मेरे एक भाई वाइस चांसलर बने और सरकारी नौकरी में होता है कि पेरेंट्स को भी आप ले जा सकते हैं एलजीसी की छुट्टी में, और वो फादर को लेके गए रामेश्वरम। तो मेरे फादर ने कहा कि मैंने समुद्र पहली बार देखा, और मेरे भाई रो पड़े, क्योंकि इतना उन्होंने वर्क किया, इतना वर्क किया, पर सबकी एजुकेशन के लिए मेनली। बहुत अच्छा। तो आपका जो पढ़ाई का आपने रुड़की में उस समय कोर्स होता था, कैसे ये ये आर्किटेक्चर का 5 इयर्स का कोर्स है, और इसका सिलेक्शन कंपटीशन से होता है। और कंपटीशन तो जनरल होता है, लेकिन फिर पर्टिकुलर आर्किटेक्चर के लिए एस्थेटिक टेस्ट भी होता है, उसके बिना पे वहाँ पे सिलेक्शन होता है। तो मेरा मैथ्स बहुत अच्छा था, इंटरमीडिएट में बहुत अच्छा था, तो उस कारण से, और थोड़ा मुझे ड्राइंग वर्क का शौक था, तो एस्थेटिक्स का रहा होगा जो टेस्ट हुआ, मैं क्लियर कर गई और रुड़की में एंट्री मिल गई। तो वहाँ पे ये जो यूनिवर्सिटी कहलाती थी तब, आज के टाइम में ये आईआईटी रुड़की कहलाती है। तो उस वक़्त ये ब्रिटिशर्स स्टाइल में थी, यानी हॉस्टल में खाना पीना, हॉस्टल वेटर खड़ा हुआ होना, आप एक एक पर्सन को सर्व करना, और अगर कोई डाइनिंग हॉल में जा रहा है तो वो इनफॉर्मल ड्रेस में नहीं जा सकता। तो एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी वहाँ पे बहुत अच्छा, कि एक ऑफिसर बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, और छोटी छोटी बात पे की डिटेलिंग थी। इसके अलावा सिर्फ पढ़ाई ही नहीं थी, पीटी भी थी, स्विमिंग भी थी, एक स्पोर्ट्स था जो मैंने बास्केटबॉल लिया हुआ था, एक हॉबी थी जो मैंने फोटोग्राफी ली हुई थी। तो वहाँ ओवरऑल डेवलपमेंट बच्चे का किया जाता था। उसके अलावा एक क्लब भी था, स्टूडेंट्स क्लब, जहाँ मैंने बिलियर्ड्स सीखा। तो आज मैं अपने ग्रैंडसन के साथ खेलती हूँ। तो पहले हस्बैंड के साथ खेलती थी, अब खेलती हूँ वाह, ग्रैंडसन के साथ। बहुत ही बढ़िया। इसको थोड़ा सा और शुरू करते हैं। आपने कल बताया कि जो इसमें जब आप गई रुड़की में तो जो इंट्रो हो रहा था तो वहीं से हैं। तो वही वह क्या है कि मुजफ्फरनगर रुड़की से जस्ट 45 मिनट्स की दूरी पर होगा। तो वो पास होने से मुजफ्फरनगर के अधिकतर बच्चे इंजीनियरिंग करने रुड़की में पहुंच जाते हैं। लखनऊ से भी काफ़ी आते हैं, सब जगह से आते हैं, लेकिन मुजफ्फरनगर के मैक्सिमम होते हैं। तो जब इंट्रोडक्शन होता है, हमारा रैगिंग भी होती थी उस वक्त, हालांकि अलाउड नहीं होती, लेकिन होती तो थी ही। तो उसमें पूछा जाता था आप कहाँ से आए हैं, तो जो मुजफ्फरनगर से आए हैं उन्हें ध्यान करके बोलना होता था हम वहीं से आए हैं। तो वहीं से आए हैं मतलब मुजफ्फरनगर से आए हैं। तो ये भी एक रैगिंग का पार्ट होता था। फिर जो आपके 5 साल रुड़की में थे वो कैसे कैसे आपको डेवलपमेंट हुआ और हाँ, कैसे मैं तो विजुअलाइजेशन हिंदी और इन सब मीडियम की स्टूडेंट थी। तो जब हमें सबसे पहले बिल्डिंग मटेरियल से परिचय कराते हैं, तो ब्रिक के बारे में बताया जा रहा था।
तो मैंने बड़े ध्यान से सुना जब टीचर बता रही थी, उसकी ड्राइंग बना रही थी, मैंने भी ड्राइंग अपनी कॉपी में बनाई, मेटालिक साउंड होती है, फ्रॉग होता है, सब सुनते रहे थियोरेटिकल तरीके से। और जब वर्कशॉप में ले गए तो मैंने कहा अरे ये तो ईंटा था। तो वो चीज़ समझने में आसानी हो जाती है जब उसको समझते हैं। तो लेकिन काफ़ी वर्क किया इस पे कि हम जितने भी इंग्लिश के लेक्चर्स हैं उनको फॉलो करें, इंग्लिश में बोलना सीख करें। लाइब्रेरी में मैक्सिमम टाइम बिताते थे। और लकीली मेरे साथ एक लड़की थी जो लोरेटो की थी, उसका थोड़ा मैथ्स उतना स्ट्रांग नहीं था और मेरी इंग्लिश स्ट्रांग नहीं थी। तो हम लोगों ने ये किया कि मैं उसका मैथ्स कराती थी। एक सब्जेक्ट होता है स्ट्रक्चर्स, वहाँ पढ़ना होता है जो कि मैथ्स बेसिस पर है। तो मैं उसको वो पढ़ाती थी और वो मेरी इंग्लिश चेक करती थी। इवन प्रोनाउंसिएशन पर भी कैसे मैंने बोला उसको भी वो चेक करती थी। तो करते करते एक वो लेवल आया कि जब फाइनल ईयर में जूरी बोली, तो जो इंग्लिश में जब आपको प्रेजेंटेशन देना होता है, तो आई कुड डू इट वेरी वेल। फिर जो आपको पहला असाइनमेंट मिला था वो जो अस्पताल बनाने का, उसके बारे में बताइए। हाँ, नहीं उससे पहले तो जब मैंने 74 में मैंने और मेरे शादी की मैंने मेरे ही क्लास फेलो रोहित अग्रवाल नहीं, से। आपने जो आपको स्कूल में एक असाइनमेंट मिला था ना जिसमें आपको प्राथमिक चिकित्सालय कुछ बनाना था। हाँ, वो आर्किटेक्चर में आने के बाद ही। जी जी, हाँ हाँ हाँ, जी जी। हाँ, सेकेंड ईयर में थी और एक प्रोजेक्ट मिला कि प्राथमिक चिकित्सालय बनाना है। मुझे अवेयरनेस ही नहीं थी, मैंने देखा ही नहीं था कोई प्राथमिक चिकित्सालय, ना तो खुद जाने की ज़रूरत पड़ी थी, ना किसी फैमिली मेंबर को जाते देखा था। तो मैं ब्लैंक बैठी हुई थी। तो जो इन्विजिलेटर हैं उन्होंने वो आए मेरे पास और मैंने कहा मुझे नहीं मालूम प्राथमिक चिकित्सालय क्या होता है। तो उन्होंने मुझे थोड़ा ब्रीफ किया, ऐसे इसकी रिक्वायरमेंट होती है। फिर थोड़ी देर में देखते हुए आए कि क्या बनाया, तो मैं एलिवेशन बना रही थी तो उस पर गाइड किया कि थोड़ा ऐसे करो। तो मतलब टीचर भी समझते थे कि ये है तो सिंसियर, पर ये इसकी मजबूरी है कि इसका ये एक्सपोजर नहीं है। तो मुझे हेल्प सबसे मिलते थे। और मैं आगे बढ़ती चली यहाँ तक कि एक आर्किटेक्चर में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बच्चे अपने सीनियर से बहुत सीखते हैं। और हर फर्स्ट ईयर टू फिफ्थ ईयर हर सीनियर अपने जूनियर की से मदद भी लेता है, क्योंकि इसमें फिजिकल वर्क बहुत ज़्यादा है ड्राइंग्स बनाने का। तो अपने जूनियर से फिजिकल हेल्प भी लेता है और उनको एजुकेट भी करता है, गाइड भी करता है। जैसे लाइब्रेरी जाने के लिए मुझसे सीनियर थी जो गोल्ड मेडलिस्ट थी, बाद में आजकल अमेरिका में है। तो उन्होंने मुझे लाइब्रेरी के लिए उत्साहित किया। यानी कि अगर मैं कोई 3 घंटे की पिक्चर देख आती थी, तो वो मुझे लिटरली डाँटती थी कि तुम 3 घंटे वेस्ट कर आई, इसके बदले तो तुम लाइब्रेरी जाती ना। तो मुझे कदम-कदम पे लकीली ऐसे लोग मिलते गए, जिन्होंने मुझे इम्प्रोवाइज़ बहुत किया, मुझे गाइड बहुत किया और मैंने सुने। और आज मेरी जो ग्रैंड डॉटर है, वो लोरेटो में पढ़ती है और मेरी इंग्लिश ठीक करती रहती है। तो फिर अब वहां पर आपने पढ़ के निकली, तो फिर आपका शादी वाला कैसे वो वो रहा कि और घर वालों ने फाइनल कैसे? ईयर में ही मुझे मेरे हस्बैंड जो बने रोहित अग्रवाल, तो उनसे हुआ कि शादी करनी है। हालांकि हमारा 4 इयर्स में फ्रेंडशिप भी नहीं थी और दोनों बिल्कुल अलग अलग इलाके से थे। कहाँ लखनऊ की नाजुकता और नज़ाकत बातों में, और कहाँ मुजफ्फरनगर का अखड़ी स्वभाव होना। लेकिन पसंद आ गए एक दूसरे को। तो मैंने जब घर में अपने बताया तो मेरे भाई लोगों का बहुत रिएक्शन आया, लेकिन मेरे फादर वाज वेरी हैप्पी। ही सेड कि मेरी बेटी आर्किटेक्ट है और उसने आर्किटेक्ट लड़का पसंद कर लिया है। तो उनको लगता था कि अब इसकी पढ़ाई काम में बेटर तरीके से आ जाएगी। तो जो मोहल्ले में होता है, घर ऐसे होते हैं कि बाहर को चौकियाँ बनी रहती हैं, वहाँ अगर वो बैठे होते हैं और उनके जानने वाला निकलता है तो वो बड़े उससे गर्व से बताते थे लड़की आर्किटेक्ट है और उसने लड़का पसंद किया। लड़का उसने पसंद किया है, वो ये भी नहीं कहते थे हमने उसके लिए आर्किटेक्ट पसंद किया है। तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करना कि उस ज़माने में कि लड़की ने लड़का पसंद किया है, खुद एक फादर के लिए बहुत बड़ी बात थी। तो शादी तो हमने कर ली। अब हम दोनों में से जॉब किसी के पास नहीं थी। तो मैंने पीडब्ल्यूडी में एज असिस्टेंट आर्किटेक्ट रेगुलर जॉब ली और रोहित ने साइड बाय साइड काम करने शुरू किया ताकि कुछ इनकम हो सके। लेकिन आर्किटेक्चर में अपना ऑफिस खोलने की नहीं सोच पा रहे थे, क्योंकि इनकी सिस्टर और ब्रदर लॉ यहाँ प्रैक्टिस कर रहे थे। यहाँ मशहूर आर्किटेक्ट थे लखनऊ के, रेखा राजीव, और ये ज्वाइन नहीं करना चाहते थे इमोशनल रीज़न से जो भी। तो हमने फिर म्यूरल्स बनाए। एक टेक्नो 75 एग्जीबिशन लगी कैंट एरिया में,
तो आप लखनऊ कब आप लोग शिफ्ट किए, पढ़ाई के बस जज्बात में मैं लखनऊ? शादी के बाद, रोहित बिलोंग टू लखनऊ ओनली एंड आई केम टू लखनऊ इन 74, शादी के बाद ही, और तब से फिर मैं यहीं पर हूँ। और पर फिर भी मैं अपने को उतना लखनऊ में नहीं ढाल पाई जितना लखनऊ का जो रहने वाला बाशिंदा है वो बोलता है। एक डिफरेंस बोलचाल में फिर भी रह जाता है। तो मैंने जॉब ली पीडब्ल्यूडी में, रोहित ने काम शुरू किए और फिर हमने बेसिकली म्यूरल्स बनाने शुरू किए। ये होते हैं मार्बल चिप से 3 डायमेंशनल में। अभी ऑफिस में मैं दिखाऊंगी आपको, हमारा एक पीस वहाँ पर है। तो और फिर वो लोग जब दिल्ली शिफ्ट हो गए तब हमने आर्किटेक्चर की प्रैक्टिस शुरू की। तो चूंकि हमने अपना काम म्यूरल से शुरू किया था तो फर्म का नाम म्यूरल एज रखा। पहला जो प्रोजेक्ट पाया था वो लखनऊ यूनिवर्सिटी का एक छोटा सा प्रोजेक्ट था, एक बिल्डिंग का, जिसको करने के लिए मेरे पास कोई स्टाफ नहीं था। मैं खुद फैमिली वे में थी और एक जो डाइनिंग टेबल चेयर्स होती हैं उस पर बैठ के मैंने ड्राफ्टिंग की थी और तब वो काम पाया। फिर ग्रेजुअली हमने एक ड्राफ्ट्समैन रखा, फिर ऑफिस स्पेस के लिए जगह बनाई और हम होटल क्लार्क्सवद में इनका शॉपिंग आर्केड है, 1980 में हमारा ऑफिस वहाँ हो गया 22 इयर्स के लिए। एंड दैट वाज आवर बेस्ट गोल्डन टाइम, क्योंकि वो लोगों को आना कन्वीनियंट था, किसी को एड्रेस समझाना नहीं पड़ता था, लोग आने में बेटर फील करते थे, या कोई अपने और किसी काम से आया है होटल में तो वो आर्किटेक्ट से मिलता चला गया, उस तरह के बेनिफिट भी मिले। और हमारा कंसंट्रेशन बेटर रहा, क्योंकि हम एक पर्टिकुलर जगह पे बैठ के, जहाँ सभी लोग काम कर रहे हैं वहाँ बैठ के काम कर रहे थे। तो उस दौरान हमको काम मिले करने के लिए। तो सबसे पहले जो हमारे क्लाइंट आए उन्होंने तो बोला कि नक्शा तो मैं बना लाया हूँ, आप इसका एलिवेशन बना दीजिए, बिल्डिंग देखने में सुंदर लगनी चाहिए। तो हमने उनके प्लान को ले लिया, उसको मॉडिफाई करके बनाया, उनको ग्रेजुअली कन्विंस किया कि इसमें क्या कमियां थी और कैसे इसमें इम्प्रोवाइज हो सकता है, क्या प्लान की एफिशिएंसी होती है, कि यानी कि अगर आपने कोई गैलरी दे दी तो एक स्क्वायर फिट का इतनी कॉस्ट करती है आज की तारीख में, तो आपने इतना चीज़ वेस्ट कर दी, इसको अवॉइड किया जा सकता है। और वो हमने उनको बना के दिया, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया, एलिवेशन एक्सेप्ट किया। फिर हमने कई लोगों के घर बनाए, लेकिन ग्रेजुअली तब बनते थे लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर्स, यानी दीवारें बनाई गई, उन पर छतें डाल दी गई, आरबी स्लैब। फिर अब ग्रेजुअली नए मटेरियल्स आ गए मार्केट में, नई टेक्नोलॉजी आ गई, आरसीसी के स्ट्रक्चर्स बनने लगे। तो उसमें फिर जो इमेजिनेशन था आर्किटेक्ट का, उसमें भी काफ़ी वेरिएशंस आ गए। हम कैंटिलीवर ले सकते थे, कैंटिलीवर यानी बिल्डिंग के बाहर हम कितना बगैर वॉल के ले जा सकते हैं उसको। और यहाँ की जो फर्स्ट ग्रुप हाउसिंग बिल्डिंग बनी थी राम तीर्थ मार्ग पे, गोपाला अपार्टमेंट्स, लखनऊ की? लखनऊ की, उसका एक फ्लैट का प्राइस उस वक्त होता था 1,69,000। कोई लेने को तैयार नहीं होता था, क्योंकि कॉन्सेप्ट था ही नहीं फ्लैट का। यहाँ पे प्लॉट्स अवेलेबल थी, लोग जगह अवेलेबल थी, लोग घर बनाना पसंद करते थे। लेकिन फिर भी वो बिल्डिंग आज भी है और वो हमारी फर्स्ट मल्टी स्टोरी बिल्डिंग थी। इसके बाद फिर उसमें कई आप लोग ने लिफ्ट भी लगाई थी? लिफ्ट भी बनी, और लिफ्ट वाले तब हमने पहली बार ओटिस के लोग हमसे इंट्रोड्यूस हुए कि ओटिस लिफ्ट ही लखनऊ में। तब अब आज तो बहुत सारी कंपनीज हैं जो लिफ्ट बना रही हैं, तब ओटिस ही मेनली डोमिनेट करता था। उनके लोगों ने आके फिर मेरा और रोहित का इंटरव्यू भी लिया ऑफिस में आकर के। वही फ़ोटो है जो हमारी, जो मैं कॉफ़ी बुक की बात आपसे कर रही थी, जी जी तो इसमें वही फ़ोटो हम लोगों की, मेरी रोहित की, क्लार्क्सवद होटल की है, मैं दिखाना जी। चाहूँगी। तो ये उस ज़माने की जब ब्लैक एंड वाइट में फ़ोटो हुआ करती थी, मुझे मार्क करके रखना चाहिए था। ये फ़ोटो उस टाइम की है जब हम क्लार्क्सवद में प्रैक्टिस कर रहे थे, और इत्तेफाक से उस वक्त लाइट भी गई होगी तो कैंडल भी जल रही है। सुंदर लग रही है। तो यहाँ पर हमने 22 इयर्स बैठे इस ऑफिस में और काम किया। जी। यहाँ से निकलने के बाद हम घर में ऑफिस ले आए कुछ टाइम के लिए। थोड़ा सा और पीछे ले चलते हैं आपको, कि जो आपने आर्किटेक्ट को जो आर्किटेक्चर बोलते थे ये भी स्टार्टिंग है कि जब 74 में हमने प्रैक्टिस शुरू की, तो जब लोग मिलते थे तो इंजीनियर को तो सब समझते थे कि इंजीनियर है, पर आर्किटेक्ट उनको समझ में नहीं आता था।
तो कहते थे आर्किटेक्चर, आप आर्किटेक्चर हैं तो वो भी एजुकेट किया। आर्किटेक्ट का एक काम ये भी है टू एजुकेट पीपल, टू अपलिफ्ट सोसाइटी, टू अपलिफ्ट लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल। वो कैसे करता है आर्किटेक्ट? आर्किटेक्ट ने जब टाउन डिज़ाइन करता है, जो प्लानर होता है वो टाउन डिज़ाइन कर रहा है, वहाँ का अपलिफ्टमेंट वो देखता है। और एज एन आर्किटेक्ट जब कोई बिल्डिंग डिज़ाइन करता है तो सपोज एक कॉमन रेजिडेंस है, वैसे तो आर्किटेक्चर का में हर तरह की बिल्डिंग्स आती हैं, चाहे वो मेडिकल की बिल्डिंग हो, इंस्टीट्यूट हो, मंडी बाज़ार हो, रेलवे स्टेशन हो, बस स्टैंड हो, सब कुछ आता है। लेकिन मोस्ट कॉमन मान लीजिए रेजिडेंस है, तो उसमें जो प्लानर जो आया है डिज़ाइन करवाने के लिए, वो अपना एक माइंड सोच के आया है कि मुझे ऐसा घर बनाना है। लेकिन जो उसने सोच रखा है, अगर हम घर उससे बेटर बना सकते हैं, उसको बेटर फैसिलिटीज़ दे सकते हैं, उसको बेटर लिविंग स्टैंडर्ड करा सकते हैं, तो वी एजुकेट ऑल्सो एंड वी अपलिफ्ट देयर स्टैंडर्ड बाय दैट। तो मतलब उसकी बात भी आप ले लेते हैं, लेकिन उसमें अपना विजन डाल अपना करके। विजन और जो उसको कन्विंस करके। हमने कभी कभी भी ऐसा नहीं किया कि हमने कहा हो कि हम कह रहे हैं इसलिए आपको करना है। तो एक एग्जाम्पल भी है कि एक महानगर में घर बना था और अच्छा घर बन रहा था, उसमें हमने कहीं को सजेशन दिया, तो जो ओनर थे उनको वो सजेशन पसंद नहीं आ रहा था और वो आर्ग्यू करते करते बोले कि घर तो मेरा बन रहा है ना। तो हमने कहा हाँ, घर तो आपका बन रहा है, तो फिर बना लीजिए आप। तो उन्होंने वो अपनी मनमानी की उसमें। जब उनका गृह प्रवेश हुआ तो इंटरेस्टिंग बात ये थी कि वो अपने सारे मेहमानों को ये बता रहे थे, मैंने एक जगह अपनी अकल लगाई थी, वहीं गड़बड़ हो गया, बाकी तो घर बहुत सुंदर बना है तो ही रियलाइज्ड इट। और सम्मान तो इतना देते थे घर जिनका बनता था कि एक क्लाइंट ने हमको, जब उनका गृह प्रवेश हो रहा था, मुझे और रोहित को पहले तिलक कराया पंडित से, पहले हम लोग घर के अंदर गए, फिर वो खुद घर के अंदर गए। तो ये प्रोफेशन बहुत अच्छा है, इसमें बड़े स्ट्रॉन्ग रिलेशंस बनते हैं, स्पेशली जब आप पर्सनल यूज़ के लिए कोई बिल्डिंग बना रहे हो किसी की। और मतलब वो तो जनरेशन उनकी उस चीज़ को कैरी फॉरवर्ड करती है, तो कैरी फॉरवर्ड करते हैं बिल्कुल। और चूँकि मेरे यहाँ अभी अब नेक्स्ट जनरेशन चल रही है, मुझे 50 इयर्स हो चुके हैं रुड़की से निकले हुए, प्रैक्टिस करते हुए, रादर 52 हो चुके हैं। तो अब जो जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन ने अगर मेरे से डिज़ाइन कराया, तो अगली जनरेशन अब वो सुमित और नमित मेरे बेटों के पास आ रही है, जो मेरे पार्टनर्स भी हैं। तो अब मैम आर्किटेक्ट सोचता कैसे है? आर्किटेक्ट तब से सोचना शुरू कर देता है जब क्लाइंट उसको रिक्वायरमेंट बता रहा होता है और उसकी इमेज, उसने अपना प्लॉट साइज बताया, ओरिएंटेशन बताया। आजकल ओरिएंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है, वास्तु हैज़ बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, लोगों को अवेयरनेस है। तो वो ओरिएंटेशन बताता है, प्लॉट का साइज़ बताता है, बायलॉज बताता है, किस पर्टिकुलर बायलॉज में आता है, और अपने रिक्वायरमेंट बताता है। तो जब वो अपनी रिक्वायरमेंट बता रहा होता है तो हमारे माइंड में एक नक्शा खिंच रहा होता है साथ साथ। और मोस्टली जो मेरा पैटर्न रहा है काम करने का, उसकी डिस्कशन के विद इन अ डे और 2 मेरे को वो ड्रॉ कर लेना, ताकि मुझे उसकी एक एक बात, वो क्या चाह रहे थे, क्या बोल रहे थे, वो उस पर अंकित हो जाए और फिर उसको फाइनल शेप दे दें। तो एक नॉर्मली एक जैसे कई बार आदमी को ये मतलब कि मिसकंसेप्शन रहता है कि ठेकेदार भी वही काम करता है, आर्किटेक्ट भी वही करता है, हाँ। तो हम ठेकेदार से करा लें, तो वो हाँ। डिफरेंस क्या है मैम? डिफरेंस बहुत बड़ा है जी। ठेकेदार का अपना रोल है बिल्डिंग बनाने का, ठेकेदारी से उसको मजदूरों से काम कराना है, सर्टेन उसको प्रोग्रेस सर्टेन डेज में देनी है, उसको कोऑर्डिनेट करना है, डिफरेंट ठेकेदारों का आपस में कोऑर्डिनेट करना है। एक बिल्डिंग में एक ही ठेकेदार नहीं होता, कई दफ़ा सिविल कॉन्ट्रैक्टर अलग होता है, प्लम्बिंग कॉन्ट्रैक्टर अलग होता है, इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर अलग होता है। तो इन लोगों का आपस का कोऑर्डिनेशन वो बिल्डिंग के एग्जीक्यूशन से रिलेटेड है। लेकिन आर्किटेक्ट का काम है प्लानिंग करना, एक पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा इमेजिनेशन को कागज़ों पे ड्रॉ करके और उस ठेकेदार को देना कि अब तुम्हें ये बनाना है। तो जहाँ आर्किटेक्ट का काम ख़त्म होता है, यानी कि उसने प्लानिंग की, उसने क्लाइंट को कन्विंस किया, जब एक दफ़ा प्रपोजल फाइनल हो गया तो वो नक्शा पास होने गया अथॉरिटी में, फिर उसका स्ट्रक्चर इंजीनियर ने काम किया ऑफिस में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ने काम किया, जब वो सब चीज़ें तैयार हो गई, उसका एस्टिमेट बना। उसका एस्टिमेट भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि पता रहे उसको कि मेरे बजट में आ रहा है कि नहीं आ रहा है जो मैं बनाना चाहता हूँ।
या नहीं आ रहा है तो मैं कौन सा पार्ट सेकंड फेज में बना सकता हूँ। तो सारी प्लानिंग उसकी फ्यूचर प्लानिंग भी हो जाती है। और जहाँ से आर्किटेक्ट का काम ख़त्म होता है वहाँ से ठेकेदार का काम शुरू होता है। तो कैसे कोई प्रोजेक्ट जो है वो ओवर बजट ना जाए? वैसे तो नॉर्मली क्यों, घर में आदमी बहुत इमोशनल होता है, सब कुछ हाँ, लगाने की कोशिश करता अक्सर है। होता है। जी। अक्सर होता है कि बजट बाहर जाने लगता है। लेकिन उसकी दो तरीके से रोक होती है कि एक तो हमने अपने प्रपोजल के साथ एक स्पेसिफिकेशन बताते हुए कि तुम इतने फ्लोरिंग है तो तुम इतने स्क्वायर फीट की फ्लोरिंग लगा सकते हो, किस रेंज तक तुम टाइल दीवारों पर लगा सकते हो, किस रेंज की लगा सकते हो, टॉयलेट में फिटिंग्स कौन सी रेंज की लगेंगी, तो आपकी कॉस्ट करीब करीब इतनी पर स्क्वायर फीट आएगी। अब इसमें क्लाइंट को ये समझाना होता है कि अगर आपने इसमें से कोई भी स्पेसिफिकेशन रिवाइज की, हमने आपसे कहा कि 250 रुपीज़ स्क्वायर फीट का पत्थर लगेगा फर्श पे, आप पसंद करने का 500 रुपये का, तो समझ लीजिए कि जितना फ्लोर एरिया है उसका मल्टीप्लाई बाई 250 आपने कॉस्ट बढ़ा ली। तो इतना एजुकेट कर देते हैं हम क्लाइंट को कि वो भी समझता है कि कौन सी चीज़ को ऐड ऑन करने से वो उसका कितना बजट एक्सीड होगा, वो उसको कर पाएगा कि नहीं। तो लकीली हमारा कोई क्लाइंट ऐसे कभी दुखी नहीं हुआ कि उसने हमें कहा हो कि इतने में बनना है और हमने उसका बजट बढ़ा दिया हो। तो आप रुड़की से आ गए, आप यहाँ पर क्लार्कआउट में होटल, मतलब कि उसमें अपना ऑफिस सेटअप हो गया। हाँ, तो अब जो प्रोजेक्ट्स की उनकी थोड़ी सी जर्नी हम लोग को बताइए कि। प्रोजेक्ट्स के बारे में हम लोग लकी रहे, क्योंकि वो टाइम था ट्रांजिशन का, आर्किटेक्चर डेवलप हो रहा था, लोग अवेयरनेस बढ़ रही थी। तो हर काइंड की बिल्डिंग हमें करने को मिली, जो कभी लखनऊ में नहीं बनी वो फर्स्ट टाइम हमको करने को मिल रही है। जैसे यहाँ फ्रूट एंड वेजिटेबल मंडी यार्ड्स कभी डिज़ाइन नहीं होते थे, बड़ा सा यार्ड है, लोगों ने अपने हिसाब से अपने गोडाउन बना लिए कि कितने साइज के कितने गोडाउन चाहिए, बन गया। तो वो वहाँ पे फिर जो कूड़ा प्रबंधन है इसका भी कोई प्रॉपर चीज़ नहीं होती थी, तो हम लोग को डिज़ाइन करने को दी गई, तो हमें भी स्टडी करना हुआ उसके लिए। हम पूना गए और वहाँ पे एक अच्छी मंडी थी, इसका रेफरेंस हमें मिला। वहाँ हम बैठे रात को 1 बजे से सुबह 6 बजे तक, मैं और रोहित, और वहाँ की सारी एक्टिविटी देखी। मतलब रात में ऐसा था जैसे कि दिन चल रहा हो, पूरी फुल एक्टिविटी में था। और 6 बजे के करीब हो चुका था वहाँ का व्यापार, चूँकि अब वो जो सुबह थोक का सामान लेके जो फुटकर में बेचते हैं लोग, वो खरीदने के लिए आने लगे थे। तो उस रात भर में हमने देखा कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कितने ट्रक्स की आवाजाही है, कितने ट्रक्स की पार्किंग चाहिए, कि उनके ड्राइवर्स हैं उनको क्या फैसिलिटीज़ चाहिए, वो जो सामान ला रहे हैं तो उसके लिए कितने बड़े प्लेटफॉर्म चाहिए, ट्रक से उस सामान को उतारने चढ़ाने के लिए कितने ऊंचे प्लेटफॉर्म होने चाहिए, अगर उसमें फूल का बाजार लग रहा है तो क्या प्रिकॉशन ले, तो वो मछली बिक रही है तो उसके लिए क्या कि स्मेल ना करे। तो वो हम जब चीज़ें सीख के आए और फिर हमने लखनऊ के लिए अपना बाज़ार के लिए उसको डिज़ाइन किया और बनाया। हालांकि वो बाज़ार अब कमर्शियल हो चुका है, कमर्शियल बाज़ार में काम आ रहा है। तो आपने जो एक ये जो आलमबाग बस अड्डा बनाया, तो उसकी जर्नी बताइएगा, उसमें कैसे रिसर्च की, क्या हुआ? मैं बस अड्डा। यूपीएसआरटीसी यहाँ सरकारी डिपार्टमेंट है जो बस अड्डे बनवाने के लिए उन्होंने कंपटीशन थ्रो किया, जिसमें हम भी एक पार्टिसिपेंट थे। लखनऊ में इंटर स्टेट बस टर्मिनल दिल्ली में तो थी, लेकिन लखनऊ में कोई इंटर डिस्ट्रिक्ट बस टर्मिनल नहीं था, पहला आना था, और हम भी उसको पहली बार ही कोई बस टर्मिनल डिज़ाइन करने जा रहे थे। तो मेरे बेटे उस वक्त आर्किटेक्चर पढ़ रहे थे दिल्ली में, तो मैंने उनको कहा कि वो आईएसबीटी को रिसर्च करें और बताएं कि वो फेल क्यों हुआ। तो उन्होंने उसको स्टडी किया, फेल होने के कारण बताया कि क्यों जाने और आने वाला ट्रैफिक मिक्स क्यों हो जाता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए जो हमने सॉल्यूशन दिया, उसमें एक हार्ट शेप्ड फॉर्म ली, जिसके आउटर पे तो बसेस खड़ी की और इनर पे ग्रीन एरियाज़ के साथ में शॉप्स, टॉयलेट फैसिलिटीज़, वेटिंग एरियाज़, वो सब दिए, ताकि कभी ये बहुत सुनने में आता था कि एक्सीडेंट हो गया, बस से बीच में लोग आ गए और बस ने बैक किया और लोग को हट किया। और उसके साथ साथ ही थोड़ा सा मॉडर्न भी स्टाइल आ गया था कि प्रॉपर एंट्रेंस लॉबी, और तब तक कंप्यूटर का ज़माना भी आ गया था, तो नेट टिकट के लिए काउंटर्स, और उसको वेल प्लानिंग की तरह से रखा, जो आइडल बसेज हैं उनकी पार्किंग, प्लस वो जो साइट थी वो फिल्ड अप सॉइल थी,
तो उसके लिए रिसर्च करना था कि कैसे बस सवारियों से भरी बस उसमें प्रॉब्लम ना हो। तो उसके लिए आईआईटी कानपुर जा कर के प्रोफेसर दयारत्नम वहाँ बड़े रिनाउंड स्ट्रक्चर कंसल्टेंट थे, उनसे हमने समझा कि इसको कैसे स्ट्रेंथनिंग करें। दो उन्होंने तरीके बताए, जिसमें एक बहुत एक्सपेंसिव था, एक रीजनेबल था। उसको लेकर के चले और लकीली एवरीथिंग इज़ फाइन। और वहाँ की अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि बस आके खड़ी हुई है तो उसका धुलना भी है, उसकी सर्विस भी होनी है, उस पर ड्राइवर्स आए हैं तो उनको कैंटीन भी चाहिए है, उनको सोने को भी चाहिए, हो सकता है वो रात भर सो करके फिर उनको सुबह निकलना हो। तो वो सारी फैसिलिटीज़ के साथ में पूरा प्लान करके दिया। और साथ में उस बिल्डिंग में उस वक्त जो आईएएस ऑफिसर थे, उनका थोड़ा बाहर का विजन भी उनके साथ था कि थोड़ा कमर्शियल भी बना है, ताकि वहाँ की वायबिलिटी निकल आए, वहाँ की मेंटेनेंस खर्चे, तो सिर्फ सरकारी पैसा ही ना लगे, उसका रिटर्न भी मिले। तो शॉप्स भी बनाई, थोड़ा सा होटल का स्टाइल भी दिया, उस बिल्डिंग के सामने कमर्शियल ब्लॉक बनाया। तो ये एक तरह से एक रिसर्च का भी टेम्पलेट है कि कोई नया बच्चा अगर आर्किटेक्ट बन रहा है हाँ तो वो कैसे, मतलब किसी प्रोजेक्ट को कैसे अप्रोच करे जो उसने कभी किया नहीं है, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। हाँ, बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे मैं अपनी कहानी बता रही हूँ जी। कि अगर मुझे मंडी यार्ड करने को मिला तो मैंने जाके स्टडी किया। स्टडी अस्पताल। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, और मतलब उसको अवेयरनेस रहनी है हरदम। जब भी कोई नई बिल्डिंग, यानी कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग शुरू हुई और उसमें लिफ्ट लगती हैं, तो लिफ्ट भी सिर्फ किताब से पढ़ के या उसे कैटलॉग से पढ़ के बनाना इतना आसान नहीं है। कि मैं तो बच्चों से कहती हूँ कि भाई जाओ बिल्डिंग में ऊपर तक, मशीन रूम तक जा कर के देख के आओ कि एग्जैक्टली क्या बनता है, क्या हाइट की रिक्वायरमेंट होती हैं, कहाँ उसमें कट होते हैं उस रूम के अंदर, और कैसे मशीन को चलाया जाता है। तो तब जो वो वर्किंग करके देगा वो ज़्यादा प्रैक्टिकल होगी, अदरवाइज थ्योरेटिकल रह जाती है। जब हम लोग मतलब जब कोई क्लाइंट घर बनाता है तो अपनी रीसेंट रिक्वायरमेंट देखता है, लेकिन आप उसमें कैसे फ्यूचर को कैसे देखते हैं और कैसे उसको डिजाइन करते हैं? बिल्कुल। हमें एक पहला प्रोजेक्ट मिला था मेडिकल कॉलेज का। ये मुलायम सिंह यादव जी के टाइम में उनका बड़ा 33 ईयर्स के बाद कोई एम्स लाइक हॉस्पिटल बनने जा रहा था। तो इन जनरल कोई आर्किटेक्ट लखनऊ में एक्सपीरियंस नहीं था। तो हमने स्टडी की, एम्स जाके स्टडी की, पीजीआई चंडीगढ़ जाके स्टडी की। अगर हम अब्रॉड गए तो वहाँ भी हम हॉस्पिटल स्टडी करते रहे। कोई डॉक्टर मिला तो उससे डिस्कशन किया, और हमने एक ऐसी चीज़ बना करके दी कि जो प्रैक्टिकल हुई, अप्रूव हुई, पसंद आई लोगों को। लेकिन उसमें साथ साथ में हमने जो बनाया था वो 500 स्टूडेंट्स के लिए बनाया था। अब अगर कल वो 750 स्टूडेंट्स के लिए पढ़ाते हैं तो उसका प्रोविज़न उनको नहीं, उन लोगों को नहीं मालूम था कि क्या करना चाहिए आज की तारीख में। था जब बनेगा तो ऐड ऑन कर लेंगे। लेकिन कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जो ऐड ऑन नहीं हो सकते हैं, जो जिस साइज़ के बन गए हैं, लैब बनी है 500 बच्चों के हिसाब से, तो उसको 750 का करना मुश्किल है। तो उसमें हमने वहाँ सजेस्ट किया कि जो चीज़ें बन रही हैं अभी स्टेज पर, उनको तो 750 के हिसाब से बनाएं, और जो ऐड ऑन हो सकती हैं, हॉस्टल्स उतने बच्चों के लिए और बनेगा, स्टाफ और आएगा, क्वार्टर्स और बनेंगे, जो फैसिलिटीज़ हम ऐड ऑन करके बिल्डिंग बना सकते हैं उसकी ज़मीन छोड़ देते हैं, वो फ्यूचर में बन जाएंगी। लेकिन जो बिल्डिंग के साथ साथ बन के हम फ्यूचर में सेव करेंगे पैसा, वो हम अभी कर लेते हैं। उसको उन्होंने अप्रिशिएट किया और अप्रूव किया। तो यही चीज घर के लिए कैसे लागू होती है कि? हाँ, घर के लिए बिल्कुल, क्योंकि अब फैमिली ग्रो करती है। आज हस्बैंड वाइफ ने, मेरी अपनी ही एग्जाम्पल है, मैंने जो ये अपना घर बनाया था तो अपने दोनों और अपने 2 बेटों के लिए, और एक गेस्ट रूम मम्मी वगैरह के लिए। तो अब फैमिली ग्रो की, बेटे की शादी हुई तो उसको एक रूम और चाहिए था, बड़ा रूम चाहिए था। फिर बच्चे हुए तो फिर एक और रूम चाहिए था, ऐड ऑन हो गया। फिर योगा का थोड़ा सा अवेयरनेस बहुत बढ़ गई, योगा रूम चाहिए तो फिर एक योगा रूम और ऐड हो गया। तो वो इट्स कीप ऑन एडिंग। और अभी भी इस वक्त भी बराबर का प्लॉट लेके एडिशंस चल रहे हैं, क्योंकि 2 बच्चे जो ग्रो अप कर गए हैं, दे नीड देयर इंडिपेंडेंट बेडरूम्स। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। जब भी कोई घर बनाता है तो 12-14 साल में उसको 15 साल के बाद एक नया लाइफस्टाइल चेंज हो चुका होता है, फैमिली स्ट्रक्चर चेंज हो चुका होता है। अब जो जिस ज़माने में जॉइंट फैमिलीज रहती थी, उनका घर के मामले मिलने तो एक रिक्वायरमेंट होती थी, एक फॉर्मल ड्राइंग रूम, एक इनफॉर्मल लाउंज जहाँ सब फैमिली बैठ सके,
और एक रास्ता जिससे मेहमान आए, एक रास्ता जिससे नौकर चाकर आए, कोई सामने ना पड़े। तो ये जो रिक्वायरमेंट थी आजकल के केस में, यूनिट फैमिलीज हो जाने के केस में, जगह कम हो जाने के केस में, प्लॉट साइज कम हो जाने के केस में, वो एक लिविंग रूम तक कायम हो गई। और कोई फॉर्मल पर्सन आजकल घरों में मैं देखती हूँ बहुत कम आते हैं, उनको आप बाहर ही एंटरटेन कर सकते हैं, इतने साधन भी हो गए हैं। तो घर में वही पर्सन आ रहा है जो आपकी फैमिली का है या जो आपका क्लोज फ्रेंड है, तो उसके सामने फिर ओपन हाउस, नो फॉर्मल स्पेसेस, ड्राइंग, डाइनिंग, किचन भी ओपन, ताकि फैमिली टुगेदर रह सके। तो आप ये एग्जाम्पल मेरे यहाँ देख रहे हैं कि कोई दरवाज़ा नहीं लगा ड्राइंग, डाइनिंग, लाउंज के बीच में, और ओनली बेडरूम्स हैव डोर्स। तो ये वो ट्रेंड आ गया कि मटेरियल्स कितने चेंज हो गए हैं, जो टाइल, जो फ्लोरिंग, जो विंडोज़ की विंडो बन जाएगी, आजकल रेडीमेड विंडोज़ आने लगी हैं, फ्लोरिंग लगा तैयार फ्लोरिंग आने लगी है। अगर टॉयलेट में फिटिंग्स की बात करें तो शावर और वो किस रेंज के आने लगे हैं। तो मतलब लाइफस्टाइल भी इम्प्रूव हो रहा है और लोगों की बाइंग कैपेसिटी ज़्यादा है इस वक्त, क्योंकि जब शुरू में लोग तब और अब अगर हम बताएं तो तब में लोग अपने बच्चों को पढ़ाने के बाद, उनकी शादी करने के बाद, रिटायरमेंट के पहले प्रोविडेंट फंड जो मिलता था उससे अपने घर में थोड़ा लोन लेके घर बनाते थे, और ये फैसिलिटीज नहीं थी लोन मिलने के ज़्यादा। अब जो यंग जनरेशन है उनको लोन की फैसिलिटी बहुत अच्छी है। तो जो काम उस जगह आदमी अपने लास्ट फोर्थ, थर्ड, फोर्थ स्टेज में करता था, आज वो काम आज का बच्चा जैसे ही वो सेटल होता है, जॉब लेता है, वो घर बना लेता है अपना, वो ज़्यादा टाइम, बेटर टाइम उसको एंजॉय कर पाता है फॉर बेटर ईयर्स। तो ये बहुत बड़ा चेंज आया लोन फैसिलिटी का, और बाइंग कैपेसिटी एंड खर्च करने की कैपेसिटी जो बढ़ गई है लोगों की। और आपने ये जो घर बनाया है ये कितने साल पहले बना और कब बना? ये बनाया था 89 में शुरू करके 91 में। और अपने घर में आर्किटेक्ट का क्या होता है कि जब कोई क्लाइंट आता है तो वो कहता है अपना घर दिखा दीजिए, आपने ज़रूर स्पेशल बनाया होगा। पर हमने अपने घर में ये एक्सपेरिमेंट किया था, स्प्लिट लेवल, सिंगल फ्लोर हाउस बनते हैं, डुप्लेक्स बनते हैं, यानी ग्राउंड फ्लोर एंड फर्स्ट फ्लोर कनेक्टेड थ्रू सम डबल हाइट स्पेसेस। लेकिन ये स्प्लिट लेवल इसमें किया था, जो कि इसमें इंटरकनेक्शन ऑफ स्पेसेस आई फाउंड बेटर देन डुप्लेक्स हाउसिंग। तो कुछ ने रिजेक्ट किया, कुछ ने इसको बहुत पसंद किया। फिर हमने इस तरह के कुछ और भी घर बनाए लखनऊ में जो लोगों ने पसंद किया। नहीं, थोड़ा सा घर को और ब्रीफ करिएगा क्योंकि ये इतना मॉडर्न घर लग रहा है आपका। हाँ। और खासकर एक झरोखे वाला वो बताइए कि झरोखे आपने कैसे, कहाँ से इंस्पायर हुए? हाँ, तो इसमें स्प्लिट लेवल का मतलब होता है कि कोई जैसे स्टेयरकेस में 2 लेवल होते हैं ना, स्टार्टिंग एंड लैंडिंग। तो हमने समझिए स्टार्टिंग पे ड्राइंग रूम और गेस्ट रूम अगर प्लान किया, तो लैंडिंग पे हमने लाउंज और किचन प्लान किया। फिर फर्स्ट फ्लोर पे जाके हमने रूम्स प्लान किए, यानी एवरी हाफ फ्लोर हाइट हमारा एक लिविंग एरिया आ रहा है। तो अगर कोई एक फ्लोर एक बारी में नहीं चढ़ना चाहता तो वो रेस्ट ले सकता है इन बिटवीन। इसके अलावा एक हम अपने भाई के लिए जब देखने गए भाभी को, तो उनके घर में एक झरोका बना हुआ था 2 फीट बाय 2 फीट टाइप का, और उन्होंने आते हुए उस झरोके से झांका तो उनकी वो चोटी लटकती हुई बालों में से और वो झरोका आंखों में कैद हो गया। तो लगा ये फीचर कहीं आना चाहिए। तो हमने अपने यहाँ पे, चूँकि हमारी हाइट्स ज़्यादा हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्प्लिट लेवल की वजह से ये पॉसिबल हो पाया कि हम उस तरह के झरोके दे पाए जगह जगह। और सारी फ्लोर ओपन होने के नाते भी इंटरकनेक्टेड है, और बे विंडो होने के, छोटी छोटी विंडोज़ होने के नाते भी इंटरकनेक्टेड है। यानी मैं डाइनिंग रूम से बेसमेंट देख सकती हूँ अपना, अपने कमरे के ड्रेसिंग से मैं पूरा लाउंज देख सकती हूँ। तो वो फ्लेक्सिबिलिटी और कनेक्शन है। और इसमें जो आपकी मदर इन लॉ ने वो कैसे रिएक्ट किया? जब वो आई घर पूरा बनने के बाद, तो वो यहाँ बैठी सोफे पर, बोली कि क्या करोगी बुढ़ापे में, तुमने ऐसा घर बनाया है, इतनी सीढ़ियाँ। लेकिन फिर मैंने उनको एक दफ़ा ऐसा मौका पड़ा कि मेरी तबीयत ख़राब थी, उन्हें मुझसे मिलना चाहती थी और मैं फर्स्ट फ्लोर पर थी, तो उनको ये डाइनिंग और किचन के 2 लेवल में एक साथ उनको हाफ फ्लोर भी नहीं चढ़ना पड़ा, और लाउंज में बैठा दिया जहाँ से मुझे डायरेक्ट देख सकते थे। देन शी अप्रिशिएटेड कि, और लाउंज जहाँ वो बैठी थी उसके एडजॉइनिंग किचन था,
तो बड़े लोगों को किचन के एडजॉइनिंग वो बैठे हों तो कंफर्टेबल लगता है, अपना सर्वेंट भी पास में ही है, तो तब उन्हें पसंद आया। और एक अच्छे आर्किटेक्ट की क्या पहचान है मैम? अच्छा आर्किटेक्ट वही कहलाएगा जो अपने क्लाइंट को पूरी तरह सेटिस्फाई कर सके, उसके सपने को बढ़िया तरीके से पिरो के दे सके, उसको उसके बजट में दे सके, ट्रांसपेरेंसी के साथ, क्लैरिटी के साथ, उसको एजुकेट करने के साथ साथ कि हम क्या बना रहे हैं और क्यों बना रहे हैं, इसका क्या पर्पस है, और उसको फ्यूचर का भी आइडिया देते हुए। और अक्सर सिर्फ ये मैं शायद घर पर आ रही हूँ, इट इज़ फॉर एवरी बिल्डिंग, चाहे हम एयरपोर्ट डिज़ाइन कर रहे हों या रेलवे स्टेशन या मेडिकल कॉलेज या कोई और बिल्डिंग जिसमें फ्यूचर का प्रोविज़न छोड़ा जाता है। अच्छा, आपके घर का सॉफ्ट कॉर्नर क्या है? मेरे घर का सॉफ्ट कॉर्नर है मेरा लाउंज, जहाँ मेरी एक लाइटिंग चेयर रखी हुई है, सब बैठ के कंफर्टेबल, टीवी वहीं लगा हुआ है, और फैमिली का बैठने की जगह भी वही है कॉमन। जब अपने लोग रूम से निकलते हैं तो लाउंज में बैठते हैं, तो हमारा इंटरैक्ट करने की जगह भी वो है, रिलैक्स करने की जगह भी वो है, एंटरटेनमेंट की टीवी वॉच कर रहे हैं तो वो भी जगह वो है, और एडजॉइनिंग किचन है, तो 1 मिनट में हमको चाय हमारे हाथ में मिल जाती है। तो आप मतलब इतना लंबा कैरियर हो गया तो कैसे अपने को इतना फिट रखें और इतनी एफिशिएंट है? क्या रूटीन रहती है? थोड़ी सी रूटीन हमें बताएं आप। हाँ, एक तो मैंने जो हॉबीज़ रहीं रुड़की में, जो जा कर के जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के पार्ट पे उन्होंने हमें सिखाया, बास्केटबॉल खिलाया, वो तो अब नहीं खेल सकते हैं, स्विमिंग सिखाई जिसकी थोड़ी कोशिश करती हूँ मैं, अब बिलियर्ड सीखा जो हफ्ते में 2 दिन मैं अपने ग्रैंडसन के साथ खेलने की कोशिश करती हूँ। उसके अलावा वहाँ योगा भी सिखाया जाता था रुड़की में, तो अब भूल गए थे बीच में, लेकिन जब योगा की अवेयरनेस आई तो ऑल्टरनेट डे योगा भी करती हूँ, और उसके साथ वॉक करने की कोशिश रहती है, और उससे बढ़िया दोस्तों से मिलना, तो क्या आउटिंग करना। रूटीन क्या रहता है आपका? अभी तो एक ज़माना तो था जब हमने राउंड द क्लॉक काम किया, जब हम गाज़ियाबाद के काम कर रहे थे, 20 ब्लॉक्स मल्टी स्टोरेज थे और 1.5 ईयर्स में पूरे हो गए थे, और पहली बार हमने 10 स्टोरेज, उसके बाद 15 स्टोरेज बिल्डिंग के एक्सपीरियंस लिए थे। तो मैम आर्किटेक्ट को कैसे ब्रीफ देना चाहिए? जब नए पर्सन होते हैं वो कभी काफ़ी घबराए होते हैं आर्किटेक्ट के पास आने में, उनको बताने के लिए। कई दफ़ा तो लोग अपने दोस्तों को साथ में लेकर के आते हैं कि वो मुझे घर बनवाना है, मेरे साथ चल, क्योंकि उनको वाकई नहीं पता है कि उनको बताना क्या है, आर्किटेक्ट को क्या चाहिए उनको। तो उसमें उनको जो बताना चाहिए, जो उन्होंने ज़मीन ली है उसका नाप, उसका ओरिएंटेशन, और उसकी उनका फैमिली स्ट्रक्चर, उन क्या उनके पेरेंट्स उनके साथ रहते हैं, कितने बच्चे हैं, कितने मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, तो उसके कितनी उनका फैमिली स्टाइल क्या है, क्या वो फॉर्मल ड्राइंग रूम की उनका रिक्वायरमेंट है या नहीं रिक्वायरमेंट है, या उनको डुप्लेक्स टाइप घर चाहिए कि नीचे ऊपर कनेक्टेड रहे, और या अलग अलग फ्लोर चाहिए कि कल मेरे बेटों की शादी होगी तो मैं उनको इंडिपेंडेंट फ्लोर दूंगा। तो वो चीज़ कुछ वो बताते हैं, कुछ हमसे सवाल पूछ पूछ करके ये समझते हैं कि उनके हित में क्या है जो उनको बनाना चाहिए, और जो उसको बजट का भी आइडिया लेके जाना चाहिए आर्किटेक्ट के पास कि मेरे पास इतना बजट है, मैं इसमें कितना बना सकता हूँ। और आर्किटेक्ट का फ़र्ज़ बनता है कि उसको ट्रांसपेरेंसी के साथ वो एक्चुअल बताए कि कितना एरिया वो बना सकता है। मान लीजिए उसको अभी 3 बेडरूम की रिक्वायरमेंट है, 2 ही बेडरूम बना सकता है, तो 1 बेडरूम फ्यूचर के लिए छोड़ दिया जाए ताकि वो बजट से टाइट ना हो जाए, उसको बता दिया जाए। तो ये सब उसको बेसिक इन्फॉर्मेशंस आनी है कि कहाँ बनना है, किस लोकेलिटी में बनना है, चूँकि बायलॉज भी गाइड करते हैं। डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है हर शहर में, जहाँ के बायलॉज को फॉलो करना होता है। तो कई दफ़ा लोगों को नहीं पता होता, वो समझते हैं कि इतना बड़ा प्लॉट है, अब हम पूरा कवर करेंगे इसको, आखिर से आखिर इतने स्क्वायर फुट। तो उनको बताना पड़ता है, नहीं, बायलॉज भी कहते हैं कि इतना आपको आगे पीछे साइड में कहाँ छोड़ना ही है, फॉर कम्युनिटी लिविंग, फॉर वेंटिलेशन, गुड लाइट वेंटिलेशन फॉर ऑल नेबर्स ऑल्सो। तो उसका अपना ही घर नहीं, उसको सराउंडिंग के बारे में भी अवेयर किया जाता है। एक चीज़ और मैम कि जैसे अभी कम्युनिटी लिविंग वाले स्पेसेस थोड़े कम हो गए हैं, हाँ,
और खासकर पार्क्स भी बहुत ऑक्युपाइड हो रहे हैं, तो पार्क्स का क्या रोल है बच्चों की ग्रोथ में? या पार्क्स का बहुत ज़बरदस्त रोल है। लखनऊ तो खैर बहुत अच्छा है इस मामले में, सिटी ऑफ पार्क्स ही कहलाता है। बागों का शहर है वो, हाँ, बागों का शहर चार है। बाग, केसर बाग, सारे बाग ही बाग नाम है। भी नाम से भी हैं। जी। और गौतम बुद्ध पार्क, नींबू पार्क पुराने लखनऊ की तरफ, इधर नए में लोहिया लोहिया पार्क, पार्क, जनेश्वर पार्क। तो यहाँ इसकी बॉटनिकल गार्डन काफ़ी का। एम्फेसिस रही है। बोटानिकल गार्डन कितने पुरानों में से है। तो और कम्युनिटी लिविंग के साथ बच्चों का ग्रोथ, चूँकि अब क्या हो गया है कि लोग मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग में रह रहे हैं, तो उनके पास कोई एक्स्ट्रा स्पेस है ही नहीं। दे जस्ट हैव एक्चुअल स्पेसेस जो उनको इस्तेमाल करनी है लिविंग के लिए या बेडरूम के लिए, टॉयलेट, किचन, उतना है। अब बच्चे का बैल्कनी है तो वो भी सर्विसेज के काम ही आ जाती हैं। प्लांट्स रख सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा उसमें। तो ऐसा कोई जब कॉमन पूरे फ्लैट्स के लिए कॉमन एरिया हो जाता है, उससे बड़ा बच्चों के डेवलपमेंट में फ़र्क पड़ता है। एक तो उनको दोस्ती मिल जाती है, सब सब आजकल जैसे चूँकि यूनिट फैमिलीज रह रही हैं, मदर्स को बहुत कन्वीनियंट हो जाता है। सभी के बच्चे वहाँ खेल रहे हैं, एक को जाना है तो दूसरा देख सकता है। तो आजकल तो ये बहुत ही, जितने पूना में घर बन रहे हैं, दिल्ली में घर बन रहे हैं, तो इसकी बहुत कम्युनिटी फैसिलिटीज़, कॉमन स्विमिंग पूल, कॉमन प्ले एरिया और कॉमन ओपन एरियाज़ और जिम वगैरह, ये सब प्रोवाइड किए जा रहे हैं। घर बनाने के फेजेस क्या क्या हैं? जैसे कि एक आम आदमी बना रहा है तो कैसे प्लान करे, क्योंकि उसको कोई एक्सपोजर नहीं है वो। वो हम बताते हैं जी। कि उसकी 4 स्टेजेस हैं, पर 4 स्टेज वो बंद नहीं कर सकता, वो चारों स्टेजेस उसका पार्ट हैं। यानी कि उसके पास 100 रुपए हैं तो उसको अपने पैसे को कैसे उसको बजटिंग करनी है। तो पहला स्टेज है कि फाउंडेशन बनेगी तो उसमें उसका इतना खर्च आएगा। फिर सुपर स्ट्रक्चर यानी कि छत तक, जिसमें दीवारें और छत पड़ रही हैं, तो उसमें इतना खर्च आएगा। और उस सब में जो पूरे मकान में खर्च आता है वो काफ़ी कम लगता है इतने में। तो इंसान को लगता है कि मेरा घर तो बन गया, पर अब फिनिशेस में उसकी जो असली पैसा लगता है वो फिनिशेस, फ्लोरिंग और फिनिशेस, प्लास्टरिंग, पीओपी, इसमें कहीं एयर कंडीशनर या फैन या बाकी चीज़ें नहीं आ रही हैं। पर जो बिल्डिंग को टॉयलेट की टाइल्स लगना, टॉयलेट के फिक्चर्स लगना, वो सब लग करके, जैसे किचन की आजकल मॉड्यूलर किचन का टाइम आ गया है, तो वो सब तैयार होकर के जो बनता है तो उसका करीब 40% अगर उसने खर्च किया, उसको दिखने लगा कि मकान बन गया, तो 60% अभी उसका बाकी है ये बहुत उसको अच्छा इस्तेमाल स्टेज करने के लिए। आपने बहुत अच्छा बताया कि यहाँ पर भ्रम हो जाता है कि कंप्लीट हो गया है, हाँ, अब मैं और घर पुश तो कर बन सकता हूँ। गया। हाँ। और फिर उसको थोड़ा डिप्रेसिव लगता है कि मेरा पैसा तो लगता जा रहा है और मुझे प्रोग्रेस तो दिखाई नहीं दे रही। तो हम ऐसे भी क्लाइंट को देख चुके हैं जो लिटरली मेरे पास आंखों में आंसू था और आई, आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया घर बनाना इतना डिफिकल्ट होता है। क्योंकि बाद में अगर कोई पर्सन साइट पे बैठ के काम करा रहा है तो उसका अपना 1 फुट का टुकड़ा भी अगर ठेकेदार फेंकता है ना उसके आदमी, तो उसको तक कष्ट होता है। तो मैं ये भी सजेस्ट करती हूँ कि पूरे टाइम बैठना नहीं वहाँ। घर बन जाएगा प्लस डिप्रेशन लेके जा रहे हो। दिन में एक विजिट लगा लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा 2 लगा लीजिए, बस। इससे ज़्यादा बनते हुए घर में हाँ। नहीं जाइए। फिर आप डिटेलिंग में चले जाते हैं ठेकेदार के काम में। तो ऐसे भी हुआ है कि लिटरली वो बिल्कुल फाइटिंग मूड में थी, क्यों नहीं बताया। और घर में हम लोग कहाँ पर, जैसे कोई घर बना रहा है तो थोड़ा बजट में कंप्रोमाइज कर सकता है, वो किस लेवल पे कर सकता है? वो स्पेसिफिकेशंस अभी, जैसे हम ही ने ये जो डाइनिंग में स्टोन है, ये जैसलमेरी येलो कहलाता है। तो जब और स्टोन उस वक्त 80 रुपीज़, 100 रुपीज़ की रेंज के थे, तो 35 रुपीज़ में पर स्क्वायर फीट में था। तो आप उस हिसाब से, कोटा है वो उससे और डाउन चला जाता है, कोटा स्टोन। तो इसका मतलब है कि स्ट्रक्चर पे उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। स्ट्रक्चर पे तो बिल्कुल भी हाँ, नहीं करना उसको चाहिए। या वेरी राइट, फिनिशिंग वेरी राइट। जी। स्ट्रक्चर तो हाँ। प्रॉपर जितना बनना है, जितना उसमें रीइंफोर्समेंट डलना है, जितनी मोटी दीवारें बननी है, जहाँ बीम पड़ना है, उसमें तो कोई वेरिएशन है ही नहीं। क्योंकि एक आदत हमारी है ना कि जो चीज छुप रही है उसको थोड़ा हल्का कर दें, हाँ। जो दिख रहा है उसको थोड़ा चमकीला कर दें। हाँ, नहीं, स्ट्रक्चर में नहीं कर सकते। स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिनिशेज में कंप्रोमाइज हो सकते हैं। कई दफ़ा हम ये भी कह देते हैं, जैसे खिड़कियां हैं तो उसमें वुडन शटर्स भी लगते हैं, जाली शटर्स भी लगते हैं। तो अभी आप जाली शटर्स छोड़ दीजिए, वुडन शटर्स लगाइए, काम चला लीजिए। जब पैसा होगा तो जाली शटर्स लगा लीजिएगा।
तो इस तरह के सजेशन देता है कि आप रहने भी लगें और आपका मकान बाद में पूरा होने की गुंजाइश हो। और घर आदमी क्यों बनाता है, थोड़ा फिलोसफिकल क्वेश्चन है। आपने इतनी लंबी जर्नी और इतने सारे घर बनाए हैं तो। हाँ, यूँ तो मैं पढ़ती रहती हूँ उसमें इकोनॉमिक किसी टॉक में कि घर बनाना बिल्कुल भी वायबल नहीं है। घर बनाने का कोई लास्ट सजेशन देगा, कुछ कंट्रीज़ में है भी नहीं खरीदने का रिवाज, लेकिन अपने इंडिया में बहुत ज़्यादा है और इससे लोगों को अपना एक सिक्योरिटी और इमोशनल फील आता है कि हमने अपना घर बनाया, हम अपने हिसाब से रह रहे हैं और हमें सिक्योरिटी है कि हमें घर से कोई निकालेगा नहीं, हम अपने घर में रह रहे हैं। तो घर बनाने का आई थिंक 90% तो लोग ये ख्वाब लेके चलते हैं कि घर बनाना है। अब थोड़ा सा ट्रेंड आ गया है कि लोग किराए के घर में जब वायबिलिटी देखते हैं तो कर लें, लेकिन बेसिकली लेने का ही कंसेप्ट नहीं, है, और आपने बनाना है। ये बहुत अच्छा हम लोग की एग्जांपल दिया, खासकर वो जो कि जो लास्ट फेज में होता था 55-60 साल में, हाँ, वो जो है अब शिफ्ट हो गया है 35 से 40 साल के बिल्कुल अराउंड। बिल्कुल, अब फुल टाइम। और एक और भी चीज़ है कि जो पहले तब में और अब में एक और डिफरेंस है कि पहले पर्सन सिर्फ सिविल वर्क, सिविल कंस्ट्रक्शन के साथ साथ फिनिश्ड घर लेता था। उसमें अब क्या है कि लोग इंटीरियर करा के घर का तब शिफ्ट करते हैं। वो एक गृह प्रवेश तो तब करता था जब उसका मकान पूरा हो जाता था और उसमें वो टेम्पररी फर्नीचर वगैरह डाल के अपना काम चला लेता था और फिर 5-7 साल के फिर अगेन ब्रेक लेके तब वो सोफा, बेड, पर्दे इस पर सोच पाता था। तो वो अब जो ट्रेंड हो गया है, अब मकान बना फिर प्रॉपर्ली इंटीरियर्स भी हो गया, पीओपी, फॉल सीलिंग, जो कुछ भी होना है, क्योंकि आपको अब लोन लेने की फैसिलिटी है ना, तो एक बारी में पूरा तैयार हो गया फिर लोग शिफ्ट करते हैं। तो यंग जनरेशन को ये भी फ़ायदा है कि वो ये नहीं कर रहे हैं कि एक बारी शिफ्ट कर गए और फिर 5 साल जोड़ने के बाद फिर कुछ कर रहे हैं। अब आपकी तो पूरी आर्किटेक्ट वाली फैमिली है, थोड़ा सा उसको भी ब्रीफ करिएगा हाँ, ये तो कि है कि आप कि लोग ने पुश किया है या अपने आप उनके अंदर रुझान आया। और भैया का जो फोटोग्राफी का जो शौक है, उन्होंने इतना कलेक्ट किया उसको, हाँ, आपकी में लगता है फोटोग्राफी शौक को उन्होंने कंटिन्यू किया। हाँ, डेफिनेटली। जी जी। क्योंकि मैंने जैसे बताया रुड़की में मेरा प्रोफिशिएंसी मार्क्स मिलते हैं इस पे, हॉबी पे, तो आई गॉट फर्स्ट प्राइज़ फॉर फोटोग्राफी। हालांकि उतना कई सारी चीज़ों के बीच में कुछ चीज़ें पीछे छूटती जाती हैं, पर आज भी मेरा शौक है। सारे घर में जो फोटोग्राफ्स भरे हुए हैं वो ओवरडन है मेरी वजह से। लेकिन मेरे से पहले हमारे परिवार में मेरे फादर इन लॉ भी रुड़की के ही पढ़े हुए थे, इंजीनियर थे लेकिन। और मेरी सिस्टर इन लॉ वो उन्होंने आर्किटेक्चर ही किया था रुड़की से, उनके हस्बैंड ने भी। तो यहाँ पर 2 आर्किटेक्ट पहले ही थे हमसे, मेरे और रोहित की ज्वाइन करने से पहले। फिर उनका बेटा था वो भी आर्किटेक्ट हुआ और हमारे 2 बेटे हैं वो दोनों भी आर्किटेक्ट हुए। तो जो बड़े हैं उनका तो प्लानिंग थी शुरू से कि आर्किटेक्चर में जाना है। जो छोटे हैं नमित जिनसे आप मिले हैं, उनका क्लैरिटी नहीं थी कि आर्किटेक्चर में जाना है, कि एक तो हो ही जाएगा आर्किटेक्ट। तो वो उनका इकोनॉमिक्स पे भी होल्ड था, बायोलॉजी में भी होल्ड था और मैथ्स पे भी था। तो वो डॉक्टर बन सकते हैं या इकोनॉमिस्ट बन सकते हैं या आर्किटेक्ट बन सकते हैं। तो उनकी एक कज़िन से उन्होंने पूछा, डॉक्टर थी, कि मैं सोच रहा हूँ मेडिकल। तो उसने कहा बिल्कुल नहीं, चूँकि वो 8-9 साल तक पढ़ चुकी थी, शादी हो चुकी थी, हस्बैंड वाइफ अलग अलग रह रहे थे, तब एक शहर में अभी उनका घर नहीं बन पाया था। तो उसने कहा बिल्कुल नहीं यार, डॉक्टर मत बनना। अब जो बात अपनी एज वाला पर्सन कहता है ना, तो उसका असर ज़्यादा होता है। तो वो डॉक्टर तो निकल गया। फिर दिल्ली में इकोनॉमिक्स का हो गया था, इधर आर्किटेक्चर का पहले खबर आ गई टीवीपी स्कूल ऑफ हैबिटेट दिल्ली से, तो आर्किटेक्चर ज्वाइन कर लिया। और फिर ये लोगों ने इसने अपनी ट्रेनिंग ली लंदन से, एक 3rd ईयर के बाद एक ट्रेनिंग होती है प्राइवेट ऑफिस में। और दोनों सुमित भी और नमित भी दोनों ही मास्टर्स करने के लिए अपने अपने टाइम में, छोटे बड़े हैं तो अपने अपने टाइम के हिसाब से यूएस गए पढ़ने के लिए। सुमित ने जो शादी की वो भी आर्किटेक्ट है लड़की, तो वो भी यूएस से फिलाडेल्फिया से पढ़ी हुई है। सुमित सैन फ्रांसिस्को से पढ़े हुए हैं, कैलिफोर्निया से, और नमित मिशिगन यूनिवर्सिटी से पढ़े। फिर वहाँ जॉब भी की इन तीनों ने वहाँ सर्टेन टाइम। एंड देन फर्स्ट नमित डिसाइडेड कि मैं इंडिया आ रहा हूँ, यहाँ काम करूँगा। एंड देन सुमित एंड एरा फॉलोड। तो सारे लोगों ने यहाँ आकर के ऑफिस में
अब समझो कि जो आप कह रहे हो कि इस एज पे भी आप हेल्दी कैसे दिखती हैं, वो इसलिए दिखती हूँ कि मेरे स्ट्रॉन्ग हैंड्स और आईज हैं। बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा है कि जो आपने स्पेसेस भी बनाए जो लोग, अब एक चीज ये भी है कि एक लेगेसी भी कंटिन्यू हो रही होगी, जैसे पूजा हाँ। पाठ में पंडिताई कंटिन्यू होती है तो वैसे ही। बिल्कुल, बिल्कुल। हम्म। हालाँकि तरीका ऑफ़िस चलाने का बहुत डिफरेंट हो गया जब आप नमित से बात करेंगे, क्योंकि हमारे टाइम में ऑफ़िस चलाने का मतलब कि हम बॉस हैं और हम काम करा रहे हैं। हमने टारगेट फिक्स कर दिया, हमें वो चाहिए। तो जैसे मैं अपने लिए कैसे आई यूज्ड टू बी लिटिल हार्श विद द स्टाफ कि मुझे वो चाहिए तो चाहिए। लेकिन जब ये लोग काम कर रहे हैं, तो पूरी टीम को साथ लेके काम कर रहे हैं। जो किसी को ज़िम्मेदारी दे रहे हैं तो उसको अच्छे से दे रहे हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसको साइट पे भी भेज रहे हैं, उसको डिस्कशंस में भेज रहे हैं। उसका एक्सपोज़र पूरा प्रॉपर डेवलपमेंट हो रहा है एक पर्सन का, कि वो आपके साथ-साथ चल रहा है। एंटरटेनमेंट भी साल में 1 बार ही करेंगे। तो वो फैमिली स्ट्रक्चर की तरह से आप टीम वर्क को लेके चल रहे हैं। तो नए आर्किटेक्ट हैं, उनको आप अपने जो एक्सपीरियंस से क्या सलाह देंगे, वो कैसे अपने मतलब मकान को तो प्लान करेंगे, लोगों को आपने बता दिया है, जो नए आर्किटेक्ट है वो कैसे अपने करियर को प्लान करें, कैसे वो आगे बढ़ें? हाँ, पेशेंस रखें सबसे पहले, क्योंकि इसमें मिनिमम 5 टू 6 इयर्स लगते हैं सेटल होने में। आई थिंक किसी भी प्रोफेशन में, एक एडवोकेट का भी यही है, डॉक्टर को भी रिकग्निशन मिलने में। पर आर्किटेक्ट को थोड़ा सा ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत है, क्योंकि जब उसका वर्क होगा, मतलब ये विशेष सर्कल बन जाता है। कोई आपको काम देगा क्यों? आप एक्सपीरियंस नहीं है। और अगर काम दिया है तो वो इतना अच्छा बने कि उसको लोग नोटिस करें, उसका माउथ टू माउथ जो इसमें एप्रिसिएशन के थ्रू लोग आते हैं। एक अगर आपसे खुश होकर क्लाइंट गया तो दूसरे को लेके आता है कि भाई उनके पास चलो। तो वो 5-6 साल का टाइम चाहिए होता है, और सारी सुविधा सीखनी होती है कि क्या तरीके हैं आजकल। टेंडर होने लगे हैं, वर्क को पाने के तरीके क्या हैं, एक्सपीरियंस कैसे है। जितने लेटेस्ट आजकल टेक्नोलॉजी कर रही है डोमिनेट, तो उस पे कंट्रोल होना चाहिए कि अब प्रेजेंटेशन देना है, प्रेजेंटेशन की आर्ट आनी चाहिए, अपने प्रोजेक्ट को कन्विंसिंग तरीके से बता सकें। तो फिर रोटेशन में आ जाते हैं। एक ये दफ़ा 2-4 लोग आपसे खुश हुए एंड दे ये स्टार्ट बहुत विद। रिलेट करे, क्रिएटिव फील्ड में भी यही दिक्कत है कि कोई नया बच्चा फिल्म मेकिंग या कुछ करके निकलता है तो उसको काम नहीं मिलता है क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं होता है हाँ, और तो एक्सपीरियंस होने के लिए काम चाहिए। काम चाहिए, तो वो बड़ा है। तो बस वो कहीं क्रैक कर जाए, हाँ तो और जब आपको मौका मिला तब आपने एक अच्छा प्रोडक्शन दिया, तो फिर लोग पहचानने लगते हैं, क्योंकि आपने कुछ साक्षात दे दिया ना, दिखा हाँ दिया कि दिखा दिया वही मेरी एक कैपेबिलिटी क्या है। हम्म। तो यही इसमें भी है कि पेशेंस बहुत चाहिए। और अब तो साधन बहुत हैं हम लोग के टाइम में। तब और अब में, जैसे आपने सवाल पूछा था, तो ये भी है कि तब हाथों से नक्शे बनते थे, पेंसिल ड्राइंग बनती थी, रात रात भर एक नक्शा बनाने में लगता था। अब कंप्यूटर पे आप 2 घंटे में एक नक्शा बना के निकाल लेकिन सकते उसमें मुझे लगता है विजुअलाइजेशन ज्यादा स्ट्रांग उस समय होता होगा, हैं। किस तरह की चीज़? मतलब पहले विजुअलाइज हाँ, ज्यादा करते हैं, हाँ, ज्यादा इमेजिन करते हाँ, हैं। विजुअलाइजेशन भी। और थोड़ा सा कंप्यूटर अगर आ गए हैं, तो थोड़ा सा उसका प्रोसेस तेज हो गया है। प्रोसेस ज़्यादा फास्ट होने से, जो हाथ से नक्शे बनते थे उसमें पर्सन चेक करता जाता था कोई डायमेंशन में हमसे गलती तो नहीं हुई। अब वो डायमेंशन कंप्यूटर्स दे रहा है। तो वो अगर बनाने वाला पर्टिकुलर है, अच्छा ड्राफ्ट्समैन है, तो वो अच्छा आर्किटेक्ट है, तो वो ये देख रहा है कि मेरा बाकी भी फिर कोरिलेट हो रहा है ना। वरना कुछ ड्राइंग नीचे बनी थी, वही कॉपी पेस्ट अगर हो गई, तो उसके उस तरह से डिसएडवांटेजेस हैं। लेकिन तब ड्राइंग हाथ से बनती थी और बहुत मेहनत का काम था। इसीलिए हमें रात रात भर ओवरनाइट ऑफिस चलाना पड़ा। जो आपके यहाँ काम वाली आप किससे वो बनवाने आई थी उसको थोड़ा सा बताइएगा। हाँ, अब जो अवेयरनेस की के पॉइंट वगैरह आते हैं, तो अवेयरनेस अब हर लोगों में आ गई है। तो मेरे घर में जो काम करती थी, उसने अपना छोटा सा प्लॉट लेकर के आई कि मुझे घर बनवाना है। तो हमने उसका नक्शा बना दिया, घर बनना शुरू हुआ। तो टॉयलेट की समझ नहीं आया कि टॉयलेट कैसे बनेगा। वो भी उसने प्लम्बर से नहीं कहा कि वे बना दो तुम, वो हमसे ही नक्शा बनवाने उसका आई। तो उससे हमने पूछा कि तुम टाइल कितनी ऊंचाई तक लगाना चाहोगी,
कि 3 फीट की हाइट तक या 5 फीट की हाइट तक या डोर हाइट 7 फीट तक। तो उसने अपनी कमर पे हाथ रख के पूछा, आपके यहाँ कितना लगा है? तो मैंने कहा 7 फीट लगा है। तो बोले उतना ही लगाएंगे। तो जो ये एक दूसरे को देख के जो इंस्पिरेशन और लाइफ कॉन्फिडेंस आता है स्टैंडर्ड जो जो बेटर हुआ है लोगों का, दे कुड पुश देमसेल्व्स कि हाँ हमें भी इस लेवल पर आना है, हमें भी हमारा लाइफस्टाइल भी ऐसा होना चाहिए। हमने भले ही 6 कमरे बनाए, उन्होंने 2 कमरे बनाए, लेकिन बनाए उसी स्टाइल में जैसे बहुत अच्छी आपने बात है, बनाया। बहुत अच्छी बात है। इसमें एक आपने एक सर का एक एग्जांपल दिया था कि लखनऊ मुजफ्फरनगर वाला, जब उन्होंने किताब के लिए पूछा था। हाँ, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि एक लखनऊ कल्चर का बैकग्राउंड, एक मुजफ्फरनगर कल्चर का बैकग्राउंड। वहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा स्ट्रेट हैं, और यहाँ पे तो कोई गाली भी देता है तो इतना उसको मीठे में लपेट देता है कि गाली लगने वाले को देर में पता लगता है कि हमें गाली दी जा रही थी। तो इतनी सॉफ्टनेस है यहाँ। तो वो रोहित आए मुजफ्फरनगर हमारे यहाँ शादी से पहले, सेंटर टेबल पे कोई मैगज़ीन रखे हुए थे। तो बैठे हुए थे, उन्होंने कहा क्या मैं ये मैगज़ीन पढ़ सकता हूँ? मैं तो चौंक गई। मैंने कहा अरे रखिए, तो पढ़ने के लिए रखिए। तो ये जो और मैं तब डर भी गई। मैं बल्कि जब मैं वहाँ से उठ के अंदर आई अपनी सिस्टर के पास, तो मैं रोने लगी। तो बोली क्या हुआ? मैंने कहा वो मैगज़ीन रखिए, पूछ रहा है पढ़ सकता हूँ क्या? तो बोली तुम तो क्लास फेलो हो, हमारी तो बगैर हम किसी को जानते नहीं थे शादी हुई, तुम तो जानती हो। मैंने कहा नहीं, इतना नहीं जानती कि पूछे कि किताब पढ़ सकता हूँ क्या। ये बहुत अच्छा एग्जांपल है, दो अलग अलग सिटीज के कल्चर और अलग उनके अलग सिटीज के अप्रोच का। अप्रोच का और बहुत। आपने इतना ट्रेवल किया, तो कौन सी सिटी आपको बहुत कह लीजिए कनेक्ट की, या जो अच्छी लगी एज अ आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से? इंडिया में तो बॉम्बे तो मुंबई है, और फिर मुझे राजस्थान, राजस्थान की पटवारी हवेली, और जो प्रपोर्शंस हैं, जो डिटेलिंग है, दैट अट्रैक्टेड मी। और वुड वर्क कैसा लगता है आपको? कि अक्सर मतलब कि पहाड़ों पे जाइए तो बहुत वुडन काम दिखता है, तो हाँ, और जैसे आपके यहाँ भी नेपाल बहुत में है है। जी। तो जो ये तो होना ही है, जो लोकल मटेरियल होगा उसका इस्तेमाल तो होना ही चाहिए, और वो लगते भी अच्छे हैं। वुड चूँकि सॉफ्टनेस देता है ना, वुड गोज विद नेचर। पेड़ और आदमी का कनेक्शन है, उसी से बन के वो मकानों में कितनी ह्यूज विंडोज लगी हुई हैं, तो बड़ा सॉफ्टनेस देता है वो अल्टीमेटली बिल्डिंग को। इसीलिए रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स में वुड इज़ मोर प्रेफर्ड। लेकिन अब और चीज़ें देखते हुए, मेंटेनेंस देखते हुए, या दीमक की प्रॉब्लम देखते हुए, या कॉस्ट देखते हुए, लोग दूसरी चीज़ों पर, ऑल्टरनेटिव्स पे जा रहे हैं। लेकिन मैं पर्सनली फील करती हूँ कि घर में रहने के लिए वुड इज़ मोर सूदिंग। आपके यहाँ बहुत वुड लगा है और पत्थर का बहुत काम है। हाँ, पत्थर का काम है। बस पत्थर का इसी पर है, चूँकि वो जी। ये एक्चुअली जो हैंगिंग है वो वुड ही है। अच्छा, वो हैंगिंग वुड है। वुड। अच्छा, कलर उसका इतना अच्छा है यहाँ कि पे यहाँ पे थोड़ा सा वो किया हुआ है, हाँ हाँ। पॉलिश कराई हुई है, स्टोन अच्छा पॉलिश अच्छा, कहलाती तो है। बहुत बहुत ही बढ़िया तो कि कई दफ़ा मुझे किसी ने पूछा कि ये हैंग कैसे हो पाया। हाँ हाँ, ये अच्छा वो है क्योंकि काफी हैवी जाली आपकी है। बहुत ही बढ़िया। और मतलब अगर आपसे वैसे पूछा जाए कि बजट की दिक्कत ना हो तो आपके सपने का घर कैसा होगा? थोड़ा सा मैं हमको हाँ लेके चलिए, वो घुमाइए उसमें। हाँ, वो घर में जिसमें कोई बजट की लिमिटेशन भी ना हो, स्पेस की लिमिटेशन भी ना हो, हाँ। और आप बनाएं तो फिर वो ऐसा हो सकता है कि जैसे नेचर में से निकला हुआ घर हो, उसके आसपास में इतनी ग्रीनरी, रॉकरी, वाटरफॉल्स, इस तरीके से बना सकते हैं कि घर में बैठ के ही लगे कि आप नेचर के साथ रह रहे हैं और चिड़ियों की आवाज़ सुन रहे हैं। ऐसा घर उसमें बन सकता है।